खत और फिर जवाब खत, शिकवा और फिर जवाब शिकवा, ऐसा ही कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने मंसूर अली शाह साहब के खत का तफसीली जवाब दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने अपने खत में कहा कि कानून के तहत आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करें। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूं। खत में कहा गया कि जस्टिस याया अफरीदी को कमेटी में शामिल होने का कहा गया, लेकिन उन्होंने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत कर ली। मैं वजूहात फराहम करूंगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को क्यों तब्दील किया गया। ये याद रहे कि मैं ये आपके इसरार पर कर रहा हूं ताकि कोई नाराज ना हो जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बताई हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमात 14 रोज में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, लेकिन जस्टिस मुनीब ने दरखास्त गुजारों के कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालफत की थी। जस्टिस मुनीब ने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने सीनियर जजेस से गैर शाइस्ता, दुरुस्त और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजों ने उनके इस रवैये की शिकायत की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तनाद जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करने दिया। मुझे यकीन है कि आप मामले को जेरे गौर लाते हुए अवाम के लिए कमेटी में दोबारा शामिल होंगे। आपकी जानिब से मुझ पर जजेस के इंतखाब, गैर जमहूरी और वन मैन शो जैसा फजूल इल्जाम लगाया गया। आपकी बातें हकायक को तब्दील नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए जो कुछ किया वो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन अवाम में गलत बयानी को खत्म करने के लिए आपने ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ कोर्ट रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो अदालत के मामला देखते हैं। एक तो हमारे सामने मंजर आम पर चीजें होती हैं और पसे पर्दा क्या हो रहा होता है ये हम उनसे पूछते हैं। साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान वसीम साहब हमें बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। साकिब आपसे आगाज करती हूँ। माजी में चूंकि आपने बड़ा डिटेल के अंदर इस इशू को कवर किया हुआ है, पहले कभी ऐसा हुआ है कि मौजूदा चीफ जस्टिस, फ्यूचर चीफ जस्टिस के दरमियान खतो कताबत हो रही हो, पब्लिक डोमेन के अंदर इल्जामात लग रहे हों, उनके जवाब आ रहे हों, खत भेजे जा रहे हों, ये यूनिक वाकया है तारीख में? वैसे जो खतो किताबत वाला जो मामला है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब जस्टिस थे तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा उन्होंने खतूत लिखे जब उनके खिलाफ रेफरेंस था, और उस वक़्त के अभी जो रिसेंटली जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल थे उनके साथ भी काफ़ी उनके हवाले से वो खतूत जो है वो लिखते रहे। ये खत वाला मामला ज़्यादातर जो है वो इसी हमारे एरा का है। अगले पिछले 2-3 साल, आप 4 साल कह लें, और अभी जो है वो ये मामला आया है। और अभी क्या न्यू नॉर्मल खिलाफात होते रहे हैं पहले, अभी न्यू नॉर्मल है, अब खतो किताबत नहीं नॉर्मल नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो जिस किस्म के जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो खत लिखा था उसमें खत में मेरे ख्याल में उसका क्रक्स ये था कि ये मामला क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जुडिशियल साइड पे देखा जा चुका है, तो इसलिए बेहतर ये है कि ऑर्डिनेंस आया है तो ऑर्डिनेंस को भी आप फुल कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे बिठा लें या जुडिशियल साइड पे बिठा लें तो बेहतर है। और मेरे ख्याल में ये एक मुनासिब जो तजवीज उनकी जानिब से थी, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा मेरे ख्याल में उस खत को जो है बहुत बुरा मान गए और उन्होंने अपनी चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाएंगे या इस तरह से गुफ्तगू उनके बारे में करेंगे तो वो फिर जवाब तो देंगे ना। मतलब वो अगर जवाब ना दे तो लोग समझेंगे कि इन इल्जामात में हकीकत है। असल में जो 20 या 19 सितंबर थी, जुम्मे का दिन था, उस दिन फेडरल कैबिनेट के पास ऑर्डिनेंस आता है, वो मंजूरी देती हैं, फिर वो सदर को भेजा जाता है, सदर दस्तखत करते हैं, फिर गजट नोटिफिकेशन होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद करती है और उसके बाद कमेटी जो है वो इजलास भी बुला लिया जाता है। तो ये नॉर्मल चीजें नहीं थी, तो 1-4-5 घंटे में ये सारी एक्टिविटी हुई। तो इससे मेरे ख्याल में सवालात तो जन्म लेते हैं। इनसाइड बैठे हुए जो जजेस हैं वो भी सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है कि पिछले दिन जो जुमरात को होना था इजलास वो नहीं हो सका और जुम्मे वाले दिन ये जो कमेटी तब्दील हो गई है। इसमें चीफ जस्टिस ने एक और बात भी की है कि हमारे पास जो खत आने से पहले ही सहाफियों के पास पहुंच चुका था। तो इसका बड़ा जबरदस्त जवाब ये है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा जब अपने उनके खिलाफ चल रहा था रेफरेंस तो उस वक्त खत लिखते थे और वो खत जो है वो मुतलका जो लोगों के पास पहुंचने से पहले साफियों के पास पहुंच जाया करता था। तो इसलिए मेरा ख्याल में ये चीज तो कम से कम नहीं बनती, ये गिला नहीं बनता। ये जो खत का सिलसिला है इमरान वसीम साहब, आपको लगता है कि एक खत आया, फिर जवाबी खत आया, एक शिकवा हुआ, जवाबी शिकवा हुआ, अब यहाँ मामला रुक जाएगा या इसको भी आप देख रहे हैं कि मजीद बढ़ेगा, इसमें शिद्दत भी बढ़ेगी, हिद्दत भी बढ़ेगी और शायद
टोन भी मजीद सख्त हो जाए दोनों तरफ से? देखिए, अगर तो कोई बीच में मीडिएटर आ जाता है तो हो सकता है कि सिलसिला यहाँ पे रुक जाए, लेकिन मौजूदा हालात में ऐसी कोई मीडिएशन होगी, कोई बीच में आके मिडिल मैन का रोल अदा करेगा, तो वो नजर नहीं आ रहा। बीच में कुछ अर्सा पहले एक ऐसी शख्सियत थी जो मीडिएशन का रोल अदा कर रही थी, लेकिन उनके साथ भी जो कुछ हुआ तो मेरे ख्याल से उसके बाद वो भी पीछे हटी थी। और जहां तक बात है कि सदारती ऑर्डिनेंस कैसे आया, किस तरीके से आया, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये साकिब बशीर साहब की बात के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा कि ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डिनेंस के बाद सिग्नेचर्स हो जाते हैं, गजट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, लेकिन हमें जरा थोड़ा सा पीछे भी जाना पड़ेगा। सिर्फ ये सदारती ऑर्डिनेंस का मामला नहीं। अगर आप देखें कि वजीर कानून एक मीटिंग में पेश होते हैं, उस मीटिंग में वो ये बताते हैं कि हुकूमत एक आईनी तरमीम करने जा रही है। 3 मई को गालिबन ये जुडिशल कमीशन की मीटिंग होती है और 6 मई को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हुक्म इम्तनाज जारी करके जो मखसूस नशिस्तों पे मुंतखब अरकान होते हैं उनको डी नोटिफाई कर दिया जाता है। और फिर एक और खबर आती है कि हुकूमत जो है वो 14 और 15 को इजलास बुलाती है पार्लियामेंट का, जिसमें मुजवदा आईनी तरमीम जो है वो पेश करने जारी होती है। और उसी रोज जब ये पार्लियामेंट का इजलास कौमी असम्बली का सेनेट का चल रहा होता है, एक एलामिया आ जाता है, एक क्लैरिफिकेशन आ जाती है, एक वजाहत आ जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, 8 जज साहबान की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पे। तो वो जिस तरीके से वो वजाहत आती है, जिस तरीके से हुक्म इम्तनाज सामने आता है, उसकी टाइमिंग पे भी बात होनी चाहिए कि वो जब आई तो उस वक्त क्या वक्त था, उसकी टाइमिंग पे नहीं होती। यहाँ पे सदारती ऑर्डिनेंस की टाइमिंग पे बात हो रही है कि इससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। तो वहां पर जो टाइमिंग हम देखते हैं उससे भी बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं कि वजीर कानून बताते हैं तीसरे दिन उसका रिएक्शन ही आता है कि हुक्म इम्तना आ जाता है, जो रिजर्व सीटों के मुंतखब अरकान होते हैं वो डी नोटिफाई हो जाते हैं। एक इजलास होता है, मुजवजा आईनी तरमीम उसमें पेश करने का हुकूमत ऐलान कर चुकी होती है, फिर एक प्रेस रिलीज आ जाती है। तो ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं। मैं साकिब बशीर साहब की इस बात के साथ मैं एग्री करता हूँ कि ऐसे वाकयात से जो है ये बिल्डअप होता जा रहा है, बिल्डअप का नतीजा है जो गुज़श्ता कई माह के साथ होता जा रहा है। लेकिन ये जो इल्जामात लगाए गए हैं आज के कि किस वजह से जस्टिस मुनीब साहब को इस कमेटी में शामिल नहीं किया गया, इन इल्जामात की क्या हकीकत है कि वो नामुनासिब रवैया है, वक्त पे आते नहीं है, छुट्टियों पे चले गए, और फिर जस्टिस याया अफरीदी साहब इसका हिस्सा क्यों नहीं बने जब उनसे कहा गया है? साकिब साहब, पहली बात तो ये है कि जस्टिस याया अफरीदी के हवाले से चीफ जस्टिस ने एक बात लिखी है और एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखी है। उन्होंने कहा कि आपने शामिल क्यों नहीं किया। इन्होंने कहा, इन्होंने मुख्तलिफ बात की है कि आपके सामने भी मैंने बात की और उनके, तो अब ये किन की बात मानी जाए, क्योंकि माजी में अरशद शरीफ केस जब उनके खुद नोटिस केस जो है उनका फिक्स होना था, उसके मीटिंग हुई थी, मीटिंग मिनट्स आए थे। तो जब मीटिंग मिनट्स आए तो एक दफा मिनट आ चुके थे, तो फिर बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के मीटिंग मिनट्स एडिशनल जारी हुए थे। तो इसका मतलब ये है कि चीजें सारी इस तरह नहीं है कि जिस तरह हमें नजर आती हैं। बिहाइंड द सीन भी बहुत कुछ चल रहा है। आप दोनों को हमें तो जो नजर आ रहा है हम तो वही बता रहे हैं। तो ये जो सवाल इन्होंने उठाया, इसका जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और बात कर रहे हैं। जहां तक जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के उन पे कंडक्ट पर सवाल है, मेरा यह ख्याल है कि आप किसी भी अपने एक ब्रदर जज दूसरे ब्रदर जज के कंडक्ट पर इस तरह सवाल नहीं उठा सकता। चीफ जस्टिस उन्होंने, मेरा ख्याल में कोई रीजनिंग और कुछ होती तो होती, इसमें तो उनके जुडिशियल कंडक्ट पर भी कि ये केस ऐसे सुन रहे हैं, ऐसे नहीं सुन रहे, पेंडेंसी है, फलां केस में ये कर दिया, फलां केस में ये कर दिया। और एक इंटरेस्टिंग 8 नंबर पे जो लिखा हुआ है कि ये 13 सितंबर को एक मीटिंग थी, 13 सितंबर को जो रूल्स बनने थे जुडिशियल कमीशन के, तो उस मीटिंग में जस्टिस मुनीब अख्तर ने जैसे मीटिंग शुरू हुई उन्होंने कहा कि क्योंकि 3 मई की मीटिंग जो है वो अडजर्न हुई थी, मौखर हुई थी, इस बुनियाद पर कि हुकूमत को जुडिशियल पैकेज ला रही है। तो आज की मीटिंग में भी अभी भी वही बात हो रही है। तो इसलिए आज पहले तो अटॉर्नी जनरल क्लियर करे कि क्या मीटिंग जो आपको आईनी पैकेज ला रहे हैं या नहीं ला रहे। लेकिन उस वक्त अटॉर्नी जनरल या हुकूमत की जानिब से कोई क्लैरिटी नहीं हुई, 2 दफा पूछा गया और उसके बाद जस्टिस मुनीब चले गए और कमेटी हो गई। अच्छा, जस्टिस मुनीब ये कह रहे थे कि जब हमने ये तय किया कि हमारा ये सारा फंक्शन करने का फायदा नहीं होगा जब पैकेज आ जाना है, और सबने देखा कि 14 और 15 सितंबर मतलब अगले दिन ही पैकेज भी मतलब आ गया, कोशिशें शुरू हो गई और मतलब जस्टिस मुनीब की बात तो फिर इस लिहाज से ठीक हुई। तो इसको भी एक बुनियाद बनाया गया है कि उन्होंने वॉकआउट क्यों किया। हालांकि मैं ये समझता हूं कि उनका वॉकआउट मेरिट पर बाद में साबित हो गया कि उन्होंने दुरुस्त वॉकआउट किया था कि हुकूमत तो जब वो आईनी तरमीम ला रही है और बाकी भी जो चीजें मतलब की गई हैं। मेरा यह ख्याल है कि इस तरह अगर जजेस की जो
जो कंडक्ट पर एक लिस्ट बनाना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब उनके हवाले से बनना शुरू हो जाएगी, जस्टिस मंसूर अली शाह सब की बनना शुरू हो जाएगी। इसीलिए ये रोका गया है कि जजेस का कंडक्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है, ना कि ब्रदर जजेस ने देखना है। कि अब इस पे अब 11 वजाहतें दी गई हैं, दिया गया है, तो इस पे डेफिनेटली जस्टिस मुनीब अख्तर भी बोलेंगे कि ये जो चीजें लिखी गई हैं क्या ये मेरा सवाल है, इमरान। आपको लगता है कि कोई एक और खत, कोई एक और वजाहत अभी हम देखेंगे मंजर आम के ऊपर आएगी? आर यू एक्सपेक्टिंग? अब मैं आपका जो पॉलिटिकल जो कवरेज का आपका तजर्बा है ना, उस बेसिस पे पूछ रही हूँ। आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा होगा? ये देखिए, हो सकता है एक की बजाय 2 खत आ जाए। अच्छा, काजी फाइजा साहब ने मंसूर अली शाह साहब के खत का जवाब दिया है, उस पर हो सकता है कि मंसूर अली शाह साहब का भी जवाब आ जाए। और जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से बात की गई है, कोई 11 नुकात इसमें लिखे गए हैं कि क्यों उनकी तब्दीली जो है वो मुतलका कमेटी से बनती थी, उस पर मुनीब अख्तर साहब का भी कोई खत आ सकता है। और इन दोनों खतूत के बाद फिर जब 2 खतूत आ चुके होंगे तो फिर एक तीसरा खत आने का भी इम्कान हो सकता है, वो भी जवाब नहीं होगा। लेकिन जितनी बातें भी जस्टिस मंसूर अपने मुनीब अख्तर साहब के हवाले से इस लेटर में लिखी गई है, एक जो बात है वो तो कानूनी तौर पे वैलिड है। कानूनी तौर पे ऐसे वैलिड है कि जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून आता है तो उस कानून पे अमल करने के तमाम जजेस पाबंद हैं। वो हल्फ उठा चुके होते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को भी ओबे करेंगे और कानून को भी फॉलो करेंगे। जब कानून ये कहता है कि 14 रोज के अंदर अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन आती है, नजरसानी के ऊपर आप अर्ली हेयरिंग फाइल करते हैं, आपने 14 दिन के अंदर उसकी एक समाअत करनी है। तो जब कानून ये कह रहा है, कानून का तकाजा है और आपने उस कानून को फॉलो करना है, तो फिर जब आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर सवाल तो उठेंगे। जहां तक बात अभी साकिब भाई मेरे बात कर रहे थे कि वो जुडिशियल कमीशन के इजलास में मुनीब अख्तर साहब ने पूछा तो आगे से अटॉर्नी जनरल साहब ने जवाब नहीं दिया। अगर अटॉर्नी जनरल साहब ने उस सवाल का जवाब नहीं दिया था वो कि उस इजलास में तो तय होने थे, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स तय होने थे। पिछला इजलास भी मौखर हुआ था, किस वजह से हुआ था, उसमें जुडिशियल पैकेज का बताया गया था। लेकिन जब वो जुडिशियल पैकेज का बताया गया उसके 3 दिन के बाद क्या हुआ, बताने के 3 दिन के बाद स्टे ऑर्डर आ गया। और यहाँ पे जब नहीं बताया, अटॉर्नी जनरल से जब पूछा गया, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं मुतलका शख्स नहीं हूं, मेरा काम तो अदालत की मामलत करना है, जुडिशियल कमीशन की मामलत करना है। आप ये सवाल जो है लॉ मिनिस्टर से पूछें, उसका क्या नतीजा निकला, उसका रिएक्शन क्या है। अगले दिन 14 सितंबर का वो क्लैरिफिकेशन ऑर्डर आ जाता है जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जारी होता है, और जिस पर फिर 9 सवाल चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब पूछते हैं कि ये कैसे जारी हुआ, इसकी कॉज लिस्ट क्यों नहीं जारी की गई, कॉज लिस्ट के साथ साथ चैम्बर में कहां पे जज साहबान इकट्ठे हुए, किस कोर्ट रूम में इकट्ठे हुए, और फिर क्या ओरिजिनल फाइल जो मुतलका ब्रांच है वहां पे पहुंची, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे अपलोड किया गया, उसके जवाब भी आ चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। उसमें एक चीज मैं बयान कर दूं कि वो जो चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने 8 जजेस के हवाले से जुडिशियल ऑर्डर में सारा कुछ, हालांकि 70 सफ़े का जो फैसला लिखा है उसमें उन्होंने वजाहत कर दी है कि कोई नोटिस या कॉज लिस्ट जारी करने की जरूरत नहीं थी। फिर मेरा नहीं ख्याल कि इस मामले को आगे जो है वो बढ़ाने की जरूरत थी। सिर्फ एक चीज में ऐड कर दूं, 6 फरवरी को बल्ले के निशान केस की नजरसानी दायर होती है, 8 माह हो गए हैं, अभी तक उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। बल्कि 24 जून को चीफ जस्टिस ने पूछा कि कोई दायर भी हुई है या नहीं हुई, हालांकि हुई थी। लेकिन 12 जुलाई को एक फैसला आता है और वो कहते हैं जी 18 जुलाई को लगाएं क्योंकि 14 दिन की कैद है। तो ये मेरे लिए हैरान कौन है कि डबल स्टैंडर्ड्स तो फिर नहीं होने चाहिए।